हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएफएम मॉड्यूल ए यूनिट 2 व्हिच इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मॉड्यूल ए यूनिट 1 जिसमें हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी पूरे क्लियर किए थे और उसका एक सेपरेट सेशन भी लिया था बेस्ड ऑन फॉरेक्स एक्सचेंज रेट न्यूमेरिकल्स। सो अगर वो सेशंस आपके मिस हुए हैं, वी हैव मेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर बीएफएम, वहां पर आपको वो सेशंस मिल जाएंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। एंड फॉर ऑल द CIB रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। जैसे कि आज का सेशन है हमारा अबाउट लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में कवर करेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आए, इस यूनिट से आया, बहुत इजीली एग्जाम में कर पाओ। देखिए, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है। इसके अंडर में जो इंडिविजुअल रेसिडेंट्स है वो मनी को सेंड कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया। तो इसके लिए कुछ रिलैक्सेशंस किए गए थे, TCS में भी कुछ एग्जेम्पशंस लिमिट्स में की गई हैं। ओके, जो 2026 के जो न्यू रूल्स है रिगार्डिंग TCS रेट्स, तो वो भी हम लोग इसमें आज समझेंगे। ओके, so this scheme for liberalized remittance scheme for resident individuals were introduced with effect from 4th Feb 2004. So this is the date which you should remember कि ये जो LRS स्कीम लाई गई थी, ये कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? 4th Feb 2004 में, जहां पे रिलैक्स्ड वे में इंडिविजुअल रेसिडेंट अपने मनी को फॉरेन कंट्रीज में रेमिट कर सकते हैं। किसको किसको अलाउड है इस स्कीम के अंदर मनी को रेमिट करना? दिस स्कीम इज अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ऑल्सो इंक्लूडिंग माइनर्स। बट जो लीगल एंटिटीज होती हैं लाइक द कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फॉर्म, HUF, ट्रस्ट, इवन नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट एलिजिबल अंडर द स्कीम। तो इस स्कीम का फायदा कौन उठा सकता है? सिर्फ इंडिविजुअल रेसिडेंट ही उठा सकते हैं। ओके, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। LRS के अंदर आप कितना अमाउंट रेमिट कर सकते हो? ओवरऑल लिमिट है $250,000 की इन 1 फाइनेंशियल ईयर, which includes your permissible current and capital account transactions। अब current account transactions क्या होते हैं और capital account transactions क्या होते हैं, इसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। So you should remember the limit। ये जो लिमिट है that is applicable for 1 फाइनेंशियल ईयर। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर आपका रन होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप LRS स्कीम के अंदर में जो रेमिटेंसेस कर सकते हो टू द फॉरेन कंट्रीज, उसकी लिमिट है $250,000। आप जो ये रेमिटेंस कर सकते हो दैट कैन बी डन थ्रू एनी मोड। और अगर आप पहले क्या था, क्रेडिट कार्ड, इसके अंदर में आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जैसे आप कुछ फॉरेन पेमेंट्स करते थे तो वो काउंट नहीं होता था, बट बाद में इसमें क्रेडिट कार्ड्स भी इंक्लूड कर दिया। सो इफ यू आर मेकिंग एनी फॉरेन पेमेंट्स, ठीक है, आप कोई फॉरेन कंट्री से कोई सामान परचेज करते थे, मान लीजिए ऑनलाइन कर रहे हो, उसका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, okay, so that $250,000 would be included in that also. So international credit cards, international debit cards, ATM cards, all these can be used for the current account transactions। So current account transactions जो होते हैं उस पर्पस के लिए, जैसे कि आप कोई ट्रैवल कर रहे हो, मेडिकल पर्पस, एजुकेशन पर्पस, ओके, उस पर्पस के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू जो पेमेंट करेंगे, so that payment would be included in this $250,000 limit only। Any amount in excess of LRS limits require prior approval from RBI। so $250,000 है, इसके ज्यादा अगर आपको करने की रिक्वायरमेंट है, like sometimes it happens for the medical reason or maybe education purpose, तो इसके लिए आपको RBI की prior permission लेनी mandatory है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंस इन फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए, टोटल लिमिट का तो टोटल आप कितना अमाउंट रेमिट कर सकते हो उस पे तो लिमिट है आपकी $250,000, बट एक साल में आप कितनी बार पैसा भेज सकते हो फॉरेन कंट्री पे, सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंसेस, वॉल्यूम ऑफ रेमिटेंसेस, उस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप कितनी बार भी कैसे भी पैसा फॉरेन कंट्री में भेज सकते हो, सो देयर इज नो लिमिट ऑन दैट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस एंड करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। सो देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस कौन से होते हैं? जो कि पर्सन की बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करते हैं। बैलेंस शीट में हमारे क्या होता है, हमारे लायबिलिटीज साइड होती है और असेट साइड होती है। सो जो भी चीज जो बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करे, जहां पर हम
फॉरेन कंट्री से डील कर रहे हैं, या तो हमारे असेट्स जो हमने फॉरेन कंट्री में परचेज करे हैं या फॉरेन कंट्री से बोरो करा है वो पैसा, अगर हम लोग मान लीजिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स उठाती है कंपनीज, तो वो क्या हो गई, उसकी लायबिलिटीज हो गई। बट अगर या फॉरेन कॉर्पोरेट फॉरेन बॉडी से उठा रही है, फॉरेन गवर्नमेंट से उठा रही है, किसी भी तरीके से ईसीबी उठा रही है, तो वो क्या हो गई, हमारी लायबिलिटी हो गई उस कॉर्पोरेट की। अगर वो पैसे को लेंड कर रही है तो वो एक तरीके से उसके लिए असेट हो गया। सिमिलरली वो इन्वेस्टमेंट्स कर रही है आउटसाइड द कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ लाइक परचेजिंग फॉरेन इक्विटी शेयर्स परचेज कर रही है, ओके, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रही है, तो वो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गया, जिससे किसी तरीके का उसका असेट बिल्ड हो रहा है। ओके, उसके लिए वो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं ये सब इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में को परचेज कर रही है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी परचेज कर रही है या शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है, ये सारी चीजें क्या हो गई, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गई। या फिर लोन वगैरह ले रही है, प्रोवाइड कर रही है अपने क्लोज रिलेटिव्स को, ओके, सो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर में आता है। सो एज पर द सब सेक्शन 2E ऑफ FEMA, capital account transactions means the transactions which alter the asset and liabilities including contingent liabilities. Contingent liabilities are like in the form of guarantees which are given, जो अभी तो arise नहीं हो रही है but future में it may crystallize, so contingent liabilities are also included, so which may alter the asset liabilities outside India of a person who is residing in India or altering the asset and liability in India of a person who is resident outside India, या तो बाहर वो रिसाइड कर रहा है और इंडिया में उसने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं इंडियन इक्विटी शेयर्स में, इंडियन मार्केट में, सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। या फिर हम इंडियन रेसिडेंट ने फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है या फॉरेन में कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में परचेज कर रहे हैं, ओके, तो लोन्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो कि लायबिलिटीज और असेट होती हैं। दूसरी होती है करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो कि आपकी सब सेक्शन 2J में आती है। ये क्या होती है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, जब आप एक तरीके से बोल सकते हो, मान लीजिए पीएल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करती है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो कि आपके लायबिलिटीज असेट्स को इम्पैक्ट करते हैं, और करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस होते हैं आर इन द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब ये जो आपने लोन दिया या लोन आप ले रहे हो, बोरिंग कर रहे हो, तो वो लोन प्रिंसिपल अमाउंट वो तो आपका लायबिलिटी हो गया, बट उस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, सो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वो आपके करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गए। या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है या आपने लोन दिया है एनआरआई को, उससे एनआरआई को लोन वैसे हम लोग इसमें इंटरेस्ट फ्री रेट पे दे सकते हैं, सो या किसी और पर्पज से आपको इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है, सो दैट विल बी द करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सिमिलरली आपको डिविडेंड इनकम आ रही है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, कोई रॉयल्टी आ रही है, तो ये सारे क्या होगा, इनकम और एक्सपेंसेस, तो वो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। या आप बिजनेस पर्पस के लिए फॉरेन कंट्री विजिट किया, तो वो अगेन एक्सपेंस हो गया। एजुकेशन के लिए आप बाहर पैसे को रेमिट कर रहे हो, ओके, मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हो फॉरेन कंट्री में, ये सब एक्सपेंसेस हो गए, किसी भी पर्पस से कर रहे हो। आप बाहर अपने पेरेंट्स के लिए उनके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे को रेमिट कर रहे हो, ओके, तो कोई भी एक्सपेंसेस हो गए। सिमिलरली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब ट्रांजेक्शन्स में आप इन्वॉल्व होते हो, आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हो तो उससे आपको फॉरेन इनकम अर्न हो रही है, इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको वो पैसा देना पड़ रहा है, तो वो अगेन एक्सपेंस हो गया, इंपोर्ट एक्सपेंस हो गया, एक्सपोर्ट से आने वाली इनकम हो गई, ठीक है। तो कोई भी पेमेंट्स विच आर कनेक्टेड टू ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, interest you are giving on the loans and income that you are earning on the investments in the form of dividend income, ये हो गया एक्सपेंस हो गया जो आपने बोरिंग्स पे लिया है, तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। एनी एक्सपेंसेस यू हैव मेड इन कनेक्शन टू ट्रैवल, फॉर मेंटेनिंग योर फैमिली आउटसाइड इंडिया, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर एजुकेशन पर्पस, ओके, फॉर मेंटेनिंग योर रिलेटिव्स अब्रॉड, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करे, लायबिलिटीज एसेट्स फॉर्म में होती है, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है, और जो इनकम और एक्सपेंसेस के फॉर्म में होती है वो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं। सो इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं कुछ परमिटेड करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, कुछ ऐसे भी है जो नॉन परमिसेबल ट्रांजेक्शंस है। अब आप जैसे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, आप लॉटरी है, हॉर्स रेसिंग है, बैंड मैगजीन्स है, उनके लिए पैसे को रेमिट नहीं कर सकते हो, तो वो आपके रिस्ट्रिक्टेड करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। तो जो अलाउएबल ट्रांजेक्शन्स है वो ही आप कर सकते हो ऑफ कोर्स, ओके, जिसमें आपके डे टू डे ऑपरेशनल फ्लोज होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करते हैं, लाइक एक्सपोर्ट रिसीट्स और इंपोर्ट पेमेंट्स, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, एनी fee that you are paying, any royalty income that you are earning, any kind of investment income you are earning, like interest earned on the loans or dividend earned on the investments you have made in the shares, or you have made any unilateral transfer, one sided आप transfers कर रहे हो, like in the form of gift or remitting to NRIs, okay, तो ये भी आपका current account transactions होता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जो कि आपके असेट्स और लायबिलिटीज को इम्पैक्ट करता है, अगेन इसमें भी एक्सेप्शंस है। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आपके क्या है, ये आपका करेंट अकाउंट फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड है आपकी, ओके, अनरिस्ट्रिक्टेड आप कर सकते हो जो भी परमिसेबल एक्टिविटीज है, बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अभी भी क्या है, रिस्ट्रिक्टिव है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, बहुत ही वोलेटिलिटी आ जाएगी हमारे सिस्टम में, बहुत ही ऐसे हैवी कैपिटल इनफ्लोज आउटफ्लोज होगा, एक्सचेंज रेट बहुत ही फ्लक्चुएट करेगा, वोलेटाइल फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा होने लगेगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अभी भी रेस्ट्रिक्टिव है, लिमिटेड है, ओके। इसमें आ जाता है जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, ओके, देन एनआरई इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग कैपिटल, एनआरआई डिपॉजिट्स, लाइक कोई आप फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट्स अकाउंट्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, यू आर एक्वायरिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ओवरसीज, ओके, तो ये आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। तो बस यही एक डिफरेंशिएटिंग प्रिंसिपल है, यू हैव टू आस्क वेदर द ट्रांजेक्शन इज ऑल्टरिंग द असेट और लायबिलिटीज और नॉट। अगर आंसर यस आता है सो इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और अगर आंसर नो है कि नहीं वो असेट और लायबिलिटीज को नहीं इम्पैक्ट कर रहे तो वो आपका करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। तो आई होप आपको दोनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर जैसे हमें पता है कि बिजनेस पर्पस, स्टडीज, एजुकेशन सभी के लिए आपकी क्यूमुलेटिव लिमिट $250,000 है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच आर रिगार्डिंग द प्राइवेट विजिट्स दैट यू मेड टू एनी कंट्री एक्सेप्ट फॉर नेपाल, भूटान, तो वहां पर आप इन द फॉर्म ऑफ कैश कितना पैसा ले जा सकते हो वो भी हम लोग देखेंगे। पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखेंगे। Irrespective of the number of visits undertaken in one financial year, cash towards the release of exchange can be accepted up to ₹50,000, beyond which transactions should be routed through the account. तो अगर आपको फॉरेन करेंसी ले जानी है, नेपाल भूटान को छोड़कर कोई भी फॉरेन कंट्री आप विजिट करते हो वहां पे अपने खर्चे पानी के लिए, तो 50,000 रुपए तक का ही कैश के फॉर्म में ले जा सकते हैं, बाकी सब आपको अकाउंट के थ्रू ही रूट करना रहेगा। फिर आप वापस इंडिया आते हो और जो आपका अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज जो आपका बच जाता है, फॉरेन करेंसी जो आपने स्पेंड नहीं किया है फॉरेन कंट्री में, वो आपको इंडिया में जो ऑथराइज डीलर्स है विच आर लाइक द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु आर सर्टिफाइड बाय आरबीआई, ओके, उनको सरेंडर करना होता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न टू इंडिया। तो जब आप इंडिया रिटर्न करते हो तो जो आपके बचा हुआ फॉरेन एक्सचेंज जो आपने नहीं यूज किया फॉरेन कंट्री में, वो आपको 180 डेज में ऑथराइज डीलर को सरेंडर करना होता है। नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप ये कुछ फॉरेन कंट्रीज विजिट करते हो, उसमें आप रेमिटेंसेस भी करते हो, ठीक है, डायरेक्ट उस कंट्रीज में, तो $250,000 कंप्लीट लिमिट है, बट कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ अगर आप सिर्फ फॉरेन करेंसी नोट्स के थ्रू ही खर्चा करना चाहते हो, ओके, इसमें हमने फॉरेक्स कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, ट्रैवलर चेक है, वो नहीं इंक्लूड किया है। सो कंप्लीट फॉरेन करेंसी नोट्स के फॉर्म में अगर हज पिलग्रिम्स जाते हैं तो उनको फुल फॉरेन एक्सचेंज रिलीज हो जाएगा, ओके, और वो कैश लिमिट हज कमिटी ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करती है, अभी फुल अलाउड है, अगर कुछ इसमें लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस आएंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। ट्रैवलर्स हु आर प्रोसीडिंग टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान या फिर रशियन फेडरेशन, मतलब ईरान या रशिया अगर ट्रैवल करते हैं, देन अगेन आप पूरा $250,000 जो लिमिट है फुल एक्सचेंज में भी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स। फुल एक्सचेंज क्या मतलब, देखिए कैश के फॉर्म में तो आप ऐसे भी 50,000 ही तक ले जा सकते हैं, ओके। फिर ट्रैवलर प्रोसीडिंग टू इराक और लीबिया में $5,000 है, और इसके अलावा छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज में आपका $3,000 है। इसके ऊपर की जो भी अमाउंट है वो आप किस फॉर्म में यूज कर सकते हो, ट्रैवलर चेक है, फॉरेक्स कार्ड्स है, उस फॉर्म में कर सकते हो।
ईरान और रशिया में थोड़े से बैंकिंग कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, इसीलिए वहां पर फुल एक्सचेंज अलाउड होता है। इराक और लीबिया में भी ज्यादा अलाउड है, विच इज $5,000, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा सा बैंकिंग चैनल्स का रिस्ट्रिक्शंस वगैरह काफी रहते हैं, इसलिए फुल फॉरेन करेंसी नोट्स के फॉर्म में आप पूरा यूज कर सकते हो। अब ये लिस्ट है जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना, सो यू मे गो थ्रू दिस लिस्ट, जिसमें है कि कौन कौन से परमिसेबल और नॉन परमिसेबल रेमिटेंसेस है जो कि आप अलाउड है अंडर दिस एलआरएस स्कीम। तो उसके लिए 3 शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में वो रेमिटेंसेस मेंशन है जो कि प्रोहिबिटेड है, जिसके लिए आप पैसे को फॉरेन कंट्री में नहीं भेज सकते। शेड्यूल 2 में वो रेमिटेंसेस है जिसको कि आप भेज सकते हो, बट आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ठीक है। और शेड्यूल 3 में वो है जो कि आप नॉर्मली आपको अलाउड होते हैं। सो शेड्यूल 1 में जो प्रोहिबिटेड है, जो आपको अलाउड नहीं है, जिसको लिए आप फॉरेन कंट्री में पैसा नहीं रेमिट कर सकते हो, उसमें क्या क्या है? रेमिटेंसेस फॉर द मार्जिन टू ओवरसीज एक्सचेंजेस, आपने कोई फॉरेक्स मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके लिए जैसे मार्जिन कॉल मनी, उसके लिए पैसे को रेमिट नहीं कर सकते हो। कमीशन ऑन द एक्सपोर्ट्स व्हिच यू हैव मेड टुवर्ड्स एनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन द जॉइंट। अब देखिए इसमें आपका ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अलाउड है, जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरीज में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, बट पेमेंट ऑफ कमीशन वो नहीं अलाउड है। If you have then it is not allowed to make the payment of any callback services of telephones। आप बैंड मैगजीन या प्रोस्क्राइब मैगजीन्स, इसमें इसके लिए पैसे को बाहर रेमिट नहीं कर सकते हो। ओके, जो इंडियन कंपनीज है अब्रॉड में अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करती है, उसको आप परचेज नहीं कर सकते, उसके लिए आप एलआरएस के अंदर में पैसे को रेमिट नहीं कर सकते हो। ओके, then if any company to which the dividend balancing requirement is required, for that the dividends cannot be remitted। interest income if you have earned on any funds which are held in the non-resident special rupee account, तो उस पैसे को आप वापस अब्रॉड रेमिट नहीं कर सकते हो। एनी लॉटरी विनिंग इनकम फ्रॉम रेसिंग, उसके पैसे को आप रेमिट नहीं कर सकते हो। Okay, then any commission that you have payment of any commission on the exports you have made under rupee state credit route। okay, तो उसमें आप कोई कमीशन अर्न हुआ है जो एक्सपोर्ट्स आपने करे हैं अंडर दिस स्पेसिफिक रूट, तो उसके लिए भी आप उसका पेमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या है? प्रोहिबिटेड रेमिटेंसेस है। शेड्यूल 2 में वो रेमिटेंसेस आ जाते हैं जहां पर आपको रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। सो यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट एज वेल। जैसे कि कल्चरल टूर्स के लिए अगर पैसे को रेमिट करना है तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की परमिशन चाहिए। फॉरेन प्रिंट मीडिया में कोई एडवर्टीजमेंट देना है स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू अंडरटेकिंग्स को, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन चाहिए। ओके, अगर आप कोई पीएसयूज, अगर कोई जैसे वेसल्स बाहर अगर जा रहे हैं, शिपिंग वगैरह हो रहे हैं, उसका फ्रीट का पेमेंट कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की परमिशन चाहिए। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट। ओके, जिसमें कि स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। देन दिस इज द होल लिस्ट जहां पर आपको रेमिटेंसेस अलाउड है। ओके, अंडर द डेलीगेटेड पावर्स ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स। कोई भी आप कंट्री में विजिट कर सकते हो अदर देन नेपाल, भूटान, तो उसके लिए आप फ्रीली रेमिट कर सकते हैं। एलआरएस के अंदर में गिफ्ट डोनेशन दे सकते हैं। अब्रॉड एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, वहां पे कुछ पैसे लगने हैं, इमिग्रेशन के पैसे, क्लोज रिलेटिव अब्रॉड रहते हैं उनके घर खर्चे के लिए पैसे। ओके, आप बिजनेस पर्पस के लिए बाहर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, अब्रॉड में मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके लिए आप अपने एक साथ में कोई अटेंडेंट को ले जाना चाहते हो, तो उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, स्टडीज अब्रॉड, कोई भी आप आर्ट पेंटिंग टाइप की कोई भी आप ऑब्जेक्ट को परचेज करते हो। ओके, एंड any remittances you have made towards payment of health insurance, so all these remittances are allowed। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें अच्छे से समझने हैं, दैट इज एलआरएस वीजा विज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। अभी तक जो थे वो सब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हैं हम लोग इन द फॉर बिजनेस, ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, गिफ्ट्स। अब हम लोग आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, जिनके रूल्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जहां पर हम बात करते हैं कुछ लोन्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, जैसे बताया था, वो आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस में आते हैं। सो देखिए, आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है आईएफएससी, जो कि गांधीनगर गुजरात में सेटअप है। ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है,
जो कि आउटसाइड द रूल्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी वर्क करता है, इट इज गवर्न्ड बाय द सेपरेट रूल्स। ओके, तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इसका मतलब एक तरीके से हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ओके, सो अगर आप आईएफएससी में पैसे को आप रेमिट करते हो तो वो एलआरएस के अंदर में यही मान के चल रहे हैं कि वो फॉरेन टेरिटरी में आप रेमिट कर रहे हो। ओके, और रेमिटेंस क्यों कर सकते हैं आईएफएससी में? तो आईएफएससी के थ्रू जो सिक्योरिटीज वगैरह वहां पर जो एंटिटीज है वो इशू कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसे को रेमिट कर सकते हो आईएफएससी में। ओके, सो यू कैन इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज विच आर इशूड विद इन द आईएफएससी। Okay, you cannot invest in the securities which are issued by any entities which are residing outside the IFSC। अब IFSC आपका बना गुजरात में ही है, बट IFSC में ही जो लिस्टेड है, ओके, उन जो सिक्योरिटीज इश्यूज हो रही हैं उसी में आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को रेमिट कर सकते हो। बट कोई भी अदर इंडियन कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग आउटसाइड द आईएफएससी टेरिटरी, नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिटरीज में ऑपरेट कर रहे हैं, एनएससी बीएससी में लिस्टेड है, ओके, उनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए आप इसके अंदर में रेमिट नहीं कर सकते हो। देन ओपनिंग अ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट इन आईएफएससी इज परमिटेड फॉर मेकिंग द अबव परमिसेबल इन्वेस्टमेंट्स अंडर एलआरएस रूट। तो अगर आपको डिफरेंट जो सिक्योरिटीज इक्विटीज इसमें इन्वेस्ट करना है जो आईएफएससी में इशू की जा रही है, उसके लिए आप फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली आईएफएससी में जो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट कर रही है उनमें आप फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट आपको याद रखना है उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं होगा, सो इट विल बी अ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट। अब जो ये आपने अकाउंट ओपन कर दिया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, बट उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया नहीं, वो फंड्स अभी आइडल पड़े हुए हैं, तो 15 दिन के अंदर में वो फंड्स को आपको वापस से रिपैट्रिएट करना है। जो भी आपका नॉर्मल जो डोमेस्टिक अकाउंट आपका इंडियन रुपी में ओपन है कोई भी बैंक में, ओके, जो इंडियन बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कहीं पे भी, उस पैसे को वापस से आपको अपने आईएनआर जो इंडियन रुपी नॉर्मल अकाउंट है उसमें वो रिपैट्रिएट कर देना है। ओके, तो आपको वो पैसा फॉरेन करेंसी अकाउंट में आप जमा करते हो, रेमिट करते हो, इट शुड बी इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज इशूड इन आईएफएससी। 15 दिन हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं किया, 15 दिन तक अगर वो फंड्स आइडल पड़े हुए हैं, ओके, then it should be immediately repatriated to your domestic Indian rupee account. Okay, next, no domestic transactions are permissible to be settled with other residents through the foreign currency accounts held in IFSC। आप IFSC में जो अकाउंट ओपन करा है उसका यूज इस पर्पज से नहीं कर सकते कि आपके दूसरे कोई डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स करने के लिए नहीं कर सकते हो। ओके, इसका पर्पज सिर्फ यही है कि आप आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो जो सिक्योरिटीज इशू हो रही है, आप कोई और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हो विद अदर इंडियन रेसिडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है रेमिटेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट नेचर कैन बी मेड अंडर एलआरएस फॉर द फॉलोइंग। किन किन पर्पस के लिए अब आप और कर सकते हो? एक तो हमने देखा ही कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो उनके इक्विटीज वगैरह में। देन यू में परचेस इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड, उसके लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, जैसे देखा इक्विटीज वगैरह में। ओके, जैसे कि आप लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। You may also extend the loans, including the loans in Indian rupee, to the NRIs who are close relatives। तो आप इवन लोन्स भी एक्सटेंड कर सकते हो एनआरआईज को, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स है उनको इंडियन रुपी में भी लोन कर सकते हो। ओके, उनके डायरेक्टली उनके एनआरओ अकाउंट में उस लोन अमाउंट को रेमिट कर सकते हो। कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट्स है जो अलाउड नहीं है? सो देखिए, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हो होली ओन सब्सिडरी में, ज्वाइंट वेंचर में, तो उनके इक्विटीज वगैरह इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो, बट वैसे ज्वाइंट वेंचर्स या होली ओन सब्सिडरीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो एंटिटीज इंगेज्ड है इन द रियल एस्टेट बिजनेस। मतलब ये ज्वाइंट वेंचर या एंटिटी काम करता है लाइक परचेजिंग, सेलिंग द एनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, एनी काइंड ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस में ये खुद एंटिटी अगर इन्वॉल्व है, तो इस टाइप की एंटिटीज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या उस टाइप की एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो कि किसी तरीके की बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, या उस टाइप की एंटिटी जो कि किसी तरीके की फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो उनमें भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि आपके कोई ब्रोकरेज हाउसेस हो गए, असेट मैनेजमेंट का काम कर रही है, इंश्योरेंस का काम कर रही है, तो उस टाइप की एंटिटीज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देन रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमने बताया कि आप जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरीज के इक्विटीज वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो,
बट वैसे जॉइंट वेंचर्स में नहीं कर सकते जो कि रियल एस्टेट बिजनेस, बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में इंगेज्ड है। सो इसमें लिखा है रेसिडेंट इंडिविजुअल मे मेक द ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड द कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया। तो ये जॉइंट वेंचर्स के आप इक्विटी शेयर्स परचेज कर सकते हो, या फिर जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है जो आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड विल बी कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर्स, उस टाइप के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनके इन्वेस्टमेंट्स कैन बी ईदर इन द लिस्टेड कंपनीज और मे बी मेड इन द अनलिस्टेड कंपनीज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कंपनीज, बट मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी? $250,000 ओनली। अब इस पर्पस के लिए कि आप किसी भी जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उनके इक्विटी शेयर्स में, उसके लिए आपको इंडिया की कोई बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। ओके, सो नो क्रेडिट फैसिलिटी विल बी एक्सटेंडेड टू फैसिलिटेट दिस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लोन वगैरह नहीं मिलेगा, आपको खुद ही का जो भी डोमेस्टिक फंड्स है उसको यूज करना पड़ेगा, आपके खुद ही के पैसों को आप लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इन द रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर मेड इन द एग्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी वैल्यूएशन शैल बी एज फॉलोज। तो आप जो इनके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हो इन जॉइंट वेंचर्स में, उनका वैल्यूएशन किस पर्पस पे, किस बेसिस पे होता है? So where the investments are more than $5 million, valuation by the category 1 merchant banker who is registered with the SEBI or the investment merchant bank outside India registered with the regulatory authority in the host country. तो अगर investment amount more than $5 million है तो इसका पूरा valuation आपको category 1 merchant banker के साथ करवाना रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेस देन $5 million है, देन ओनली अ सर्टिफिकेट बाय द सीए और सीपीए इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज फुल वैल्यूएशन बाय द इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर जो भी सेबी के साथ या किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड इन दैट होस्ट कंट्री, उससे पूरा वैल्यूएशन करवाना रहेगा। देन आपने जो भी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करा है इन सब एंटिटीज में, उससे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न होती है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, या आपने कोई सर्विसेज दी, यू आर अर्निंग एनी काइंड ऑफ रॉयल्टीज और टेक्निकल फीस, तो वो पैसा इंडिया में आ जाना चाहिए विद इन 60 days ऑफ सच अमाउंट फॉलिंग ड्यू। 60 दिन में आपको वो पैसा इंडिया में रिपैट्रिएट कर देना है, जो भी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करो। This investment shall be allowed only after 1 year from the date of making the first investment। अब आपने मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किया ये इन सब कंपनीज के शेयर्स वगैरह में अब्रॉड में, तो अब आप डिसइन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अपने स्टेक को सेल करना चाहते हो, दैट सेलिंग कैन बी ओनली मेड आफ्टर 1 year। वो इसलिए जिससे कि लोग फालतू में रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो जाए, स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो, इसलिए आप अपने स्टेक को सेल डिसइन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 साल बाद ही कर सकते हो। ओके, नो राइट ऑफ्स आर अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द रेसिडेंट इंडिविजुअल। और अब जो आप डिसइन्वेस्टमेंट्स करते हो, मान लीजिए उसमें आपको लॉस हुआ, तो उसका आपको फुल अमाउंट है वो दिखाना रहेगा, आप उसको ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। ओके, तो यू मस्ट फुली अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट वैल्यू हैव मेड। आप उस अमाउंट को ऐसे कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, जो भी लॉस है या कैपिटल रिडक्शन है उसके लिए प्रॉपर जो भी चैनल है वो फॉलो करना है, सिंपली राइट ऑफ फैसिलिटी इसमें अलाउड नहीं होती है। Any resident individual is prohibited in making direct investment in the FATF non-compliant countries। अब कुछ कंट्रीज है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट कर रखी है, ओके, और कुछ है जो हाई रिस्क ग्रे लिस्ट में रख रखी है, क्योंकि जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उनको काउंटर किया जा सके। तो उस टाइप की कंट्रीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिसमें कि आपकी एक तो नॉर्थ कोरिया आ जाती है, ईरान आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, ये अभी फिलहाल क्या है ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज में है। ग्रे लिस्टेड में तो काफी कंट्रीज है, बट नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार ये अभी FATF की ब्लैक लिस्ट कंट्रीज में है, तो यहाँ पर अब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। Resident individuals should not be on the RBI caution list or the list of defaulters to the banking system। अब जो इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो खुद RBI के कॉशन लिस्ट या फिर बिल्कुल डिफॉल्टर्स के लिस्ट में शामिल नहीं होने चाहिए।
नाउ लोन्स बाय द रेसिडेंट इंडिविजुअल्स टू द एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स, तो हमने बताया था इसके अंदर में जो आपके एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स है उनको आप लोन दे सकते हो, बट वो लोन क्या होना चाहिए, इट शुड बी इंटरेस्ट फ्री लोन, उस पे आप कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हो। उस लोन का जो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है दैट शुड बी ऑफ 1 ईयर, तो आप ऐसे डिमांड लोन नहीं दे सकते हो। ओके, सो आप टर्म लोन नहीं दे सकते हो, मिनिमम रीपेमेंट पीरियड शुड बी, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड शुड बी लाइक 1 ईयर। लोन किसी भी उसके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए दे सकते हैं, कोई भी लेजिटिमेट बिजनेस पर्पस के लिए उस लोन को यूटिलाइज वो एनआरआई कर सकता है। बट कुछ ऐसे पर्पस है जिसके लिए आप लोन नहीं दे सकते, लाइक इफ ही इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ चिट फंड्स, निधि फंड्स, engaged in agriculture, plantation or real estate activities, constructing the farmhouse और ट्रेडिंग इन द ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, तो इस पर्पसेस के लिए लोन नहीं दिया जा सकता। जो लोन का अमाउंट है आप डायरेक्टली उसके एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो। जो भी लोन अमाउंट है शैल नॉट बी रेमिटेड आउटसाइड इंडिया, तो आप डायरेक्टली इंडिया के बाहर रेमिट नहीं कर सकते, वो उसके एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। रीपेमेंट शुड बी मेड फ्रॉम द इनवर्ड रेमिटेंसेस ऑल द ट्रांसफर फ्रॉम द एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट्स, अब जो उसके डिफरेंट अकाउंट्स खुले हैं उससे उसका रीपेमेंट आपको मिल जाना चाहिए। ओके, सो इट मस्ट बी रिसीव्ड, या तो फ्रेश रेमिटेंसेस हो रहे हैं फ्रॉम द अब्रॉड, और या फिर जो उसने एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर अकाउंट्स इंडिया में खोल रखे हैं उसके थ्रू वो पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। Now this is very important, these are the TCS rules जिस पर बेस्ड हम लोग मेनली आज के सेशन में क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो ये देखते हैं, ये न्यू रूल्स है, न्यू टीसीएस के रेट्स है। ओके, जो आप एलआरएस के अंदर में पैसे को रेमिट करते हो तो क्या लिमिट है, विद इन स्पेसिफाइड लिमिट आपका कोई टीसीएस नहीं कट होता है, और क्या लिमिट है उसमें भी अगेन बाइफरकेशन है कि अगर वैलिड पैन कार्ड है तो इतना टीसीएस रेट लगेगा, पैन कार्ड नहीं है तो इतना टीसीएस रेट लगेगा। सो दीज आर द न्यू टीसीएस रेट्स अंडर एलआरएस व्हिच आर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, तो ये रेट्स आपको याद रखने हैं। ओके, सो आप अगर एजुकेशन पर्पस के लिए पैसे को रेमिट करते हो अंडर एलआरएस, और वो एजुकेशन के लिए आपने प्रॉपर लोन ले रखा है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर कोई भी टीसीएस नहीं कट होगा, फुली एग्जेम्प्टेड है, चाहे जितना भी पैसा आप रेमिट कर रहे हो, $250,000 तक की लिमिट है। ओके, सो वहां पर आप देख रहे हो नील नील नीली है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अप टू 10 लाख तक का अगर आप रेमिट करते हो तो क्या टीसीएस कटेगा, above 10 lakhs आप रेमिट करते हो but you have the valid PAN card, and above 10 lakhs but you do not have a valid PAN card, या फिर वो पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, तो फिर क्या टीसीएस लगेगा वो हम लोग देख रहे हैं। सो अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए फॉरेन कंट्री में अमाउंट को रेमिट करते हो एंड दैट इज फुली फाइनेंस्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, आप लोन के थ्रू वो पैसे को रेमिट कर रहे हो, तो कोई टीसीएस कट नहीं होगा। अदर देन दिस, अगर आपकी खुद की सेल्फ फंडेड है उस पर्पस, ओके, आपने खुद ही ने वो पैसा लगाया है और एजुकेशन पर्पस के लिए एलआरएस रूट के अंदर पैसे को रेमिट कर रहे हो, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे को भेज रहे हो, तो अप टू 10 लाख तक के लिए कोई भी टीसीएस कट नहीं होगा। अबव 10 लाख यू आर हैविंग अ पैन कार्ड तो 2% का टीसीएस रेट है, और अबव 10 लाख इफ यू आर नॉट हैविंग पैन कार्ड तो 5% का टीसीएस है। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेजेस, बाहर घूमने फिरने जा रहे हो तो 10 लाख तक का फ्लैट 2% है। ओके, ऐसा नहीं है कि 10 लाख मतलब कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं है, फ्लैट 2% ऑफ द होल अमाउंट लगेगा। ठीक है, अबव 10 लाख में अगर पैन है अगेन फ्लैट 2%, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 10 लाख का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। ओके, यहाँ पर विद पैन और विदाउट पैन के हिसाब से ओवरसीज टूर प्रोग्राम में सिर्फ, मतलब अगर पैन है तो फ्लैट 2% ऑफ द फुल अमाउंट टीसीएस लगेगा, और अगर पैन नहीं है तो फ्लैट 5% ऑफ द फुल अमाउंट टीसीएस लगेगा। ओके, इस वाले में क्या था, इसमें थ्रेशोल्ड था, लिमिट थी कि 10 लाख के ऊपर 2% लगेगा, मतलब 12 लाख का अगर आप एजुकेशन जो कि आपकी सेल्फ फंडेड है, मेडिकल एक्सपेंस है, तो 10 लाख तक का तो नील हो जाएगा। 12 लाख आप भेज रहे हो तो 12 लाख माइनस 10 लाख, मतलब जो एडिशनल अमाउंट है 2 लाख, उसी पे ही ये टीसीएस कट होगा, 2% या 5% डिपेंडिंग की पैन है कि नहीं। बट ओवरसीज टूर प्रोग्राम में 10 लाख से कोई मतलब नहीं है, इसमें फ्लैट 2% लगता है इफ यू आर हैविंग पैन, और फ्लैट 5% लगता है इफ यू आर नॉट हैविंग अ पैन कार्ड। बाकी किसी भी पर्पस के लिए आप पैसे को रेमिट करते हो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, गिफ्ट्स के लिए, अपने अब्रॉड में आपके माँ बाप रह रहे हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, तो वहां पर अगेन 10 लाख तक के लिए कोई टीसीएस नहीं है।
अबव 10 लाख अगर पैन कार्ड है तो भी 20% है और पैन कार्ड नहीं है तो भी 20% है। ओके, तो ये टीसीएस के रेट्स है जो आपको याद रखने हैं, काफी इजी टेबल है बट कंफ्यूज मत होइएगा। अब इस पर बेस्ड जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए वो हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। A resident individual remits 15 lakhs for the self-funded overseas education under LRS in the financial year 26-27. Individual provides a valid PAN to the authorized dealer bank. What is the exact TCS amount to be collected by bank? So हम लोग न्यू रेट्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो न्यू रेट्स के ही आप हिसाब से आएंगे। तो यहाँ पर सेल्फ फंडेड एजुकेशन के लिए हमने 15 लाख रुपए रेमिट करे, जो कि हमने अपने खुद की फंडिंग से करे, हमने कोई लोन नहीं लिया है, एजुकेशन पर्पस के लिए करे 15 लाख, और हमारे पास वैलिड पैन है। तो इसके लिए हमने रूल पढ़ा था, अगर सेल्फ फंडेड एजुकेशन है, सेल्फ फंडेड एजुकेशन पर्पस के लिए अगर आप पैसे को रेमिट करते हो एलआरएस के अंडर में, तो हमने देखा था अप टू 10 लाख तक का क्या था, नील था टीसीएस, और अबव 10 लाख में क्या रूल था, अबव 10 लाख में अगर पैन है तो 2% और पैन नहीं है तो 5%। यहाँ पर पैन है तो हम 2% टीसीएस कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ हम लोग 15 लाख भेज रहे हैं, तो अप टू 10 लाख तो नील हो गया। एक्सेस अमाउंट कितना और बचा जो हम लोग भेज रहे हैं जिसपे टीसीएस कट करेंगे, दैट इज 15 लाख माइनस 10 लाख। सो जो 5 लाख का अमाउंट है उस पे हमारा 2% टीसीएस कट होगा। ओके, क्योंकि 10 लाख तक का तो नील है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे 5 लाख इंटू 2%, तो ये आपका आ गया 10,000। सो 10,000 टीसीएस कट होगा, क्योंकि 10 लाख तक का तो नील है रेट, एंड उसके ऊपर तो 15 लाख क्योंकि हम लोग भेज रहे थे तो उसके ऊपर एडिशनल 5 लाख पे 2% कट हो जाएगा। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी 10,000 हुआ। आई होप आपको समझ में आया कैसे किया है। नेक्स्ट है, इंडियन स्टूडेंट्स ऑब्टेन एजुकेशन लोन ऑफ 22 लाख फ्रॉम द स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 80E of IT Act to study abroad. Bank remits the entire amount directly to foreign university. Under the revised guidelines, what is the total TCS collected on this transaction? एजुकेशन में जहां भी लिख दिया फंडेड फ्रॉम द लोन, तो वहां पर हमारा नील टीसीएस रेट्स है। ओके, इररिस्पेक्टिव कि पैन है नहीं है। ओके, तो या क्या लिमिट 10 लाख ऐसा कुछ लिमिट नहीं, नील है, तो सीधे आंसर ऑप्शन ए नील हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, कस्टमर परचेजेस ओवरसीज टूर प्रोग्राम टूर पैकेज costing 8,50,000 from the authorized travel agency and provides a valid PAN. What is the TCS applicable to the transaction? So overseas tour में हमने देखा था कि कोई अमाउंट का थ्रेशोल्ड नहीं है, 10 लाख वाला थ्रेशोल्ड नहीं है। इसमें टीसीएस रेट है डिपेंडिंग अपॉन वैलिड पैन है कि नहीं। अगर वैलिड पैन है तो टूर प्रोग्राम में 2% टीसीएस कट होता है टूर प्रोग्राम्स में, और वैलिड पैन नहीं है तो 5%, और फुल अमाउंट पे होता है फ्लैट 2% लगता है। सो 8,50,000 रेमिट कर रहे हैं, इस पे फ्लैट 2% टीसीएस कट होगा बिकॉज वैलिड पैन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8500 इंटू 2 विच इज 17,000। सो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ओवरसीज टूर प्रोग्राम में हमें कोई अमाउंट से मतलब नहीं है, उसमें हमें सिर्फ चेक करना है पैन है कि नहीं। पैन है तो फ्लैट 2% ऑफ द फुल अमाउंट लग जाएगा, पैन नहीं है तो फ्लैट 5% ऑफ द अमाउंट लग जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल हॉलिडे पैकेज इज बुक्ड फॉर अ फैमिली एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 12 लाख। द प्राइमरी ट्रैवलर बुकिंग द पैकेज फेल टू प्रोवाइड देयर पैन टू द टूर ऑपरेटर। अब पैन नहीं है, ओके, व्हाट इज द टीसीएस कलेक्टेड? टूर पैकेज में नो पैन तो फ्लैट 5% है टीसीएस रेट। ठीक है, सो फ्लैट 5% ऑफ 12 लाख हम लोग डायरेक्टली कर देंगे। 12 5 60, तो 60,000 का टीसीएस कटेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए, इसके ये क्वेश्चंस करना इजी है बट आपको ये रूल्स क्लियर होने जाने चाहिए। नेक्स्ट है, a resident individual remits 18 lakhs to the United States to purchase the shares of global technology company qualifying for other purposes. Individual provides a valid PAN. What is the calculate TCS?
सो अदर पर्पस जहां हमने देखा था आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेज रहे हो, वहां पे 10 लाख तक का कोई टीसीएस नहीं है। उसके बाद अबव 10 लाख में अगर पैन हो तो भी 20% है, पैन नहीं है तो भी 20% है। सो 18 लाख से रेमिट कर रहा है तो अप टू 10 लाख नील एग्जेम्प्टेड है। अबव 10 लाख के लिए 20% है, वेदर यू हैव अ पैन और यू डू नॉट हैव पैन। तो 18 लाख भेज रहा है, सो 18 लाख माइनस 10 लाख कितना आया 8 लाख। सो 8 लाख पे 20% टीसीएस कटेगा, चाहे पैन हो चाहे पैन ना हो। ये 25 100, 5 से इसको डिवाइड करिए, आपका आ जाएगा 1,60,000। ओके, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए 1,60,000। आई होप ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं किस तरीके से इनको सॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रेमिट्स 14 लाख अब्रॉड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव बट फेल्स टू प्रोवाइड अ पैन टू द ऑथराइज्ड डीलर बैंक, व्हाट इज द टोटल टीसीएस लायबिलिटी। रिलेटिव्स के लिए भेज रहे हैं, अगेन ये अदर्स में आता है जिसमें 10 लाख तक का एग्जेम्प्टेड है, कुछ नहीं लगता। उसके बाद पैन हो चाहे ना हो 20% हमारा टीसीएस लगता ही लगता है। सो अप टू 10 लाख अगेन अदर्स में नील है, और उसके ऊपर 14 लाख के भेज रहा है तो 14 लाख माइनस 10 लाख यानी 4 लाख जो बचा उस पे हमें 20% टीसीएस लगता है। सो 4 लाख ऑफ 20% हो जाएगा। सो ये आंसर हो गया 80,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हम लोग सारे तरीके की कंडीशंस करके देख ले रहे हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रेमिट्स 12 लाख अब्रॉड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट अंडर एलआरएस, हाउएवर ड्यू टू आधार पैन लिंकिंग इशू इंडिविजुअल पैन इज करेंटली क्लासिफाइड एज इनऑपरेटिव, व्हाट टीसीएस अमाउंट मस्ट बी कलेक्टेड। अब आप मेडिकल के लिए बाहर पैसा भेज रहे हो, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस में हमने देखा था अगेन 10 लाख तक का कुछ पैन कुछ टीसीएस नहीं लगता, नील है। अबव 10 लाख में हमने देखा था विद पैन में 2% लग रहा था और विदाउट पैन में 5% लग रहा था। ये रूल पढ़ा था हमने। मेडिकल पर्पस के लिए बेचते हैं या फिर सेल्फ फंडेड एजुकेशन के लिए बेचते हैं, दोनों के लिए सेम रूल है। अप टू 10 लाख नील, अबव 10 लाख पैन है तो 2%, विदाउट पैन 5%। इसका पैन, इसके पास पैन नहीं है, ओके, तो इसका 5% लगेगा। 12 लाख भेज रहा है तो 10 लाख तक का तो कुछ टीसीएस नहीं लगेगा, नील हो जाएगा। जो एडिशनल अमाउंट जो भेज रहा है जो कि 2 लाख है, 12 लाख माइनस 10 लाख विच इज 2 लाख, उस पे हम लोग 5% का टीसीएस इसका लगाएंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 लाख इंटू 5/100, सो 10,000। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ओके, सेम ही करना होता अगर ये सेल्फ फंडेड एजुकेशन का केस होता तो भी। नेक्स्ट है इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर रेसिडेंट इंडिविजुअल एग्जीक्यूट्स 2 सेपरेट रेमिटेंसेस विद अ वैलिड पैन, दोनों में ही पैन है ये मान के चलना है। फर्स्ट अ रेमिटेंस ऑफ 10 लाख इज मेड फॉर द सेल्फ फंडेड फॉरेन एजुकेशन। Second, a subsequent remittance of 3 lakh is as a gift to a friend abroad. What is the total TCS collected on these combined transactions? तो पहला तो उसने सेल्फ फंडेड में पूरा 10 लाख उसने लिमिट यूज कर लिया। सो 10 लाख तक का सेल्फ फंडेड में आपका नील है। इसके बाद अब क्योंकि 10 लाख की लिमिट खत्म हो गई है तो अब ये जो भी गिफ्ट है जो कि अदर्स में आता है, जहां हमने देखा था 10 लाख तक का एग्जाम्पशन है, बट 10 लाख की लिमिट ऑलरेडी खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि 10 लाख की लिमिट सबके लिए अलग अलग है कि आप 10 लाख एजुकेशन के लिए यूज कर लो, 10 लाख मेडिकल, नहीं, कंबाइंड 10 लाख है, ठीक है। तो 10 लाख की लिमिट खत्म हो गई है एजुकेशन की, तब उसके ऊपर अब चाहे वो गिफ्ट भेज रहा है तो गिफ्ट की क्या कंडीशन है, 10 लाख का गिफ्ट में भी नील है तो नील 10 लाख की खत्म हो गई। अब उसके ऊपर 3 लाख का ये जो गिफ्ट भेज रहा है, चाहे पैन हो ना हो, इसकी क्या थी 20% टीसीएस लगना ही लगना है। तो पूरे 20% आपका टीसीएस लग जाएगा 3 लाख पे, जो कि आंसर हो गया 60,000, क्योंकि 10 लाख की जो लिमिट थी वो इसने
एजुकेशन के लिए यूज कर ली। अब रेमिटेंस में क्या कंडीशन है, उसमें भी 10 लाख तक का यही था, 10 लाख यूज हो गया, उसके बाद पैन हो नहीं हो 20% लगना ही लगना है। ठीक है, सो 20% ऑफ 3 लाख लग जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन सी 60,000। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं ठीक है 10 लाख का एजुकेशन निल हो गया, फिर वो देखते हैं अच्छा ये सेकंड वाला 3 लाख ही भेज रहा है, तो अगेन इसमें देखते हैं 10 लाख के नीचे तो निल हो गया, तो निल मार्क करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो 10 लाख आपका क्यूमुलेटिव लिमिट है फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ये सेशन ओवर होता है और हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे जिस टाइप के एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो सिंगल एमसीक्यूज हैं ओके वो तो आप कर ही लोगे, हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दिए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द वीडियोस। और फॉर ऑल द CIB related do join our telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.